हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ उर्फ सिद्ध और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ। आज की वीडियो में एक नहीं, कई हॉरर स्टोरी है। कुछ ऐसी जो लोगों ने खुद महसूस की और कुछ जो अब भी रहस्य बनी हुई है। हर कहानी अलग है, हर डर नया है। हम ये वीडियो पूरी मेहनत, रिसर्च और दिल से बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी आवाज़, वीडियो की क्वालिटी या कहानी कहने का तरीका और भी बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें बेहतर वीडियो क्वालिटी और रिसर्च के लिए मदद कर सकता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का साथ ही हमें आगे बढ़ाता है। तो चलिए अब डर की दुनिया में कदम रखते हैं। शिमला, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सुंदर पहाड़, झरने, एक वैकेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट। मगर कुछ लोगों के लिए जिंदगी भर के लिए एक सदमा बन जाता है। ऐसा कुछ हमारी अगली कहानी में है, जहां 4 दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा कि वे कभी उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त रवि, साहिल और विजय मुंबई की भीड़ से दूर कुछ सुकून और रोमांच की तलाश में शिमला की पहाड़ियों की ओर निकले थे। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि इस सफर के दौरान हमारा सामना ऐसी चीजों से होगा जो शायद किसी और ने न देखी हो। हम रात की बस से निकले थे। मैं, प्रिया शर्मा, हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठी थी। ठंडी हवा धीरे धीरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरी आंखें बंद हो रही थीं। बस में नींद लगी ही थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। माहौल अजीब सा लग रहा था। बस पूरी तरह शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। चारों ओर कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट भी खाली थी और मेरे दोस्त, वो सब भी नदारद थे। मैं घबरा गई। दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मेरे ठीक पीछे किसी के सांस लेने की हल्की आवाज आई। मैं पलटी। एक औरत, जिसका चेहरा भयंकर रूप से जला हुआ था, पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी सूनी आंखें मुझसे टकराईं और एक पल को लगा मानो मेरी सांसें थम गई हों। बचाओ, कोई है? मैं चीखी और तभी मेरी आंख फिर से खुल गई। इस बार मैं वाकई बस में थी और सब लोग वहीं थे। क्या हुआ? विजय ने पूछा और मुझे पानी दिया। शायद कोई सपना देखा होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो सपना नहीं था, कुछ और था। अगले दिन हम शिमला पहुंच गए। शाम होते होते हम एक पुरानी सी होटल में रुके। होटल का मालिक अजीब सी बातें कर रहा था। बोला, उस पहाड़ी पर मत जाना जो जंगलों के बीच है, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर रवि हंस पड़ा। भैया, डराने की कोशिश मत करो, हम तो एडवेंचर के लिए आए हैं। दूसरे दिन हम उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़े। ऊंचाई पर पहुंचते ही नजारा अद्भुत था। हर तरफ घना जंगल, शांत वातावरण और सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी साहिल बोला, नीचे देखो, वहां कोई खड़ा है, एक औरत लग रही है। हम सबने नीचे झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था। तुझे भ्रम हुआ होगा, विजय बोला। लेकिन साहिल चुप रहा। कुछ तो उसने जरूर देखा था। हमने वहीं डेरा डालने का फैसला किया। तंबू लगाया, खाना निकाला और थक कर बैठ गए। प्रिया, मैं जब तंबू से अपना बैग लेने बाहर निकली तो झाड़ियों के बीच कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। फिर 3 काले कपड़ों में लोग सामने से आते दिखे। उनके हाथ में अजीब धारदार औजार थे। मैं भागकर तंबू में आई। बाहर कुछ है, 3 लोग, उनके हाथ में कुछ था, हथियार शायद। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने सबको खींचते हुए बाहर ले जाया। इस बार सबने देखा, 3 आकृतियां धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। अंधेरा गहराता जा रहा था। हम डर के मारे पास ही एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। उन तीनों ने एक गोल घेरे में बैठकर अजीब सी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया। फिर उनमें से एक ने अपनी उंगली चाकू से काट दी और खून जमीन पर गिरने लगा। फिर अचानक एक औरत प्रकट हुई, न जाने कहां से। वो बीच घेरे में लेट गई। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हमारी दिशा में हाथ उठाया,
उसका इशारा हम चारों की ओर था। हम चुप रहे, सांस रोक ली, लेकिन वो तीनों अब औरत को छोड़कर हमारी ओर आने लगे। हमने कुछ नहीं सोचा, बस भागने लगे। घना जंगल, अंधेरा और पीछे आती वो चीखें। मैं और साहिल किसी तरह होटल तक पहुंच गए। विजय और रवि हमारे पीछे थे, लेकिन फिर उनकी चीखें आईं और फिर सब कुछ शांत। हमने पूरी रात होटल में बिताई। अगली सुबह पुलिस को लेकर वहां गए, लेकिन न रवि मिला न विजय। वहां कोई निशान भी नहीं थे। पुलिस ने सिर्फ एक बात कही, उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वो शापित है। जो गया वो लौटा नहीं। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूं तो एक सवाल हमेशा रह जाता है, उस पहाड़ी पर क्या था और हमारे दोस्त, क्या वो सच में खो गए या अब भी वहीं कहीं हैं, उस छाया में। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कभी किसी ने कहा था, जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहीं वापस लौटकर थम जाती हैं, कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी कब्र पर। लेकिन कुछ कहानियां वहां खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती हैं जहां मौत अपनी बाहें फैलाकर इंतजार करती है। राजस्थान के कोटा शहर से कुछ दूर जंगलों के बीच एक बेहद पुरानी वीरान हवेली खड़ी है। राणा साहब इस हवेली के आखिरी मालिक थे, शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले करोड़ों की जायदाद के मालिक। लेकिन राणा साहब का दिल मोहब्बत में हार गया। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया जो उम्र में उनसे 10 साल छोटी थी। वो लड़की उनकी हवेली में काम करती थी, लेकिन वो लड़की राणा साहब के दिल नहीं, जायदाद पे फिदा थी। एक रात उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को धोखे से बाहर बुलाया, उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर जिंदा ही हवेली के पीछे की जमीन में दफना दिया। राणा साहब चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन वो लड़की मुस्कुराती रही। मरते मरते राणा साहब ने शाप दिया, मैं किसी प्रेमी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मेरे प्यार ने मुझे मिटाया, मैं हर प्रेमी को मिट्टी में मिला दूंगा। सालों बीत गए, लेकिन वो हवेली अब शापित हो चुकी थी। लोग कहते हैं जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इसी बीच कोटा शहर से सपना और राजत, एक प्रेमी जोड़ा, घूमते घूमते उसी हवेली तक पहुंच गया। सगाई हो चुकी थी, शादी बाकी थी। सपना ने घर वालों से बिना बताए रजत के साथ वहां जाने की योजना बनाई। कितनी डरावनी हवेली है ना, मजा आएगा। मजाक करते हुए वो हवेली में घुस गए। हवेली के पिछले हिस्से में जाते ही रजत अचानक एक जगह गिर पड़ा। उसका एक पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। सपना चीखने लगी, रजत बाहर आओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई मदद। तभी सपना को लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और अचानक कोई उसे खींचता हुआ उसी जगह ले गया जहां राणा साहब को दफनाया गया था। वहीं सपना भी जिंदा दफन हो गई। 3 दिन बाद सपना घर नहीं लौटी। उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों को साथ लेकर उसे ढूंढने निकली। समीर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जैसे ही वो सब हवेली पहुंचे, समीर ने कहा, यहां सिर्फ वीरानी नहीं है, यहां कोई बुरी आत्मा है। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नल से अपने आप पानी टपकना, कमरों में मिट्टी बिखर जाना, खिड़कियां अपने आप हिलना, किसी लड़की के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की गूंज। एक दोस्त डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजे के पास ही जमीन फटी और वो दफन हो गया। समीर ने सभी को एक कमरे में बुलाया और कहा, हमें आत्मा से पूछना होगा, वो क्या चाहती है? सबने डरते हुए हां कहा। तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा को बुलाया गया। तेज हवा, बिजली और अचानक राणा साहब की आत्मा वहां प्रकट हुई। समीर ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों मार रहे हो सबको? राणा साहब बोले, मैं वो हूं जिसे प्यार ने धोखा दिया। अब मैं हर प्रेमी को मिटाऊंगा, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और आत्मा गायब हो गई। समीर ने दोबारा तंत्र क्रिया की और सपना की आत्मा से संपर्क किया।
सपना की आत्मा रोते हुए बोली, मुझे जिंदा दफन कर दिया गया, प्लीज मुझे निकालो। सलोनी ने पूछा, हम राणा साहब की आत्मा को कैसे खत्म कर सकते हैं? सपना ने कहा, जहां हमें दफनाया गया था वहीं पास में एक पुराना माताजी का त्रिशूल है, उसी से उस आत्मा का अंत हो सकता है। सलोनी, समीर और बाकी 2 दोस्त भागते हुए उस जगह पहुंचे। राणा साहब की आत्मा फिर प्रकट हुई। रुको, किसी को नहीं जाने दूंगा। लेकिन सलोनी किसी तरह त्रिशूल तक पहुंची और जोर से आत्मा पर वार किया। भीषण चीख, हवा तेज, हवेली हिलने लगी और राणा साहब की आत्मा और जिन जिन को उन्होंने मारा सबको मुक्ति मिल गई। सलोनी और समीर जमीन में खुदाई कर सपना और रजत के शव बाहर लाए। आखिरी बार सलोनी ने सपना के हाथ को छुआ और तभी सपना की आत्मा एक बार फिर बोली, धन्यवाद दीदी, लेकिन यह हवेली अभी भी अधूरी है। कोई और आएगा, कोई और। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आपको वो समय तो याद ही होगा जब कुछ ही साल पहले पूरा देश अपने अपने घरों में बंद हो गया था। हम सब उस समय बस ये सब खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमारी अगली कहानी की फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन में कि वो इसे कभी नहीं भूल सकेंगे। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात कोरोना वायरस के उस दौर की है जब पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घरों में बंद था और सड़कों पर पसरा सन्नाटा किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता था। उसी समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। शाम के करीब 8 बजे मैं रोज की तरह अपने घर की छत पर टहलने गया। लॉकडाउन में यही मेरी दिनचर्या बन गई थी, थोड़ी देर छत पर वॉक, फिर नीचे आकर टीवी देखना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। करीब 5 मिनट बाद मुझे छत के दूसरे हिस्से से खंखारने की आवाज आई। यह आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कोई गले को साफ कर रहा हो, मगर वह आवाज बहुत ही धीमी और भारी थी। मैंने सोचा शायद कोई चुपके से छत पर आ गया होगा, लेकिन जब उस दिशा में देखा तो कोई नहीं था। फिर मेरी नजर छत के कोने में लगी चैनल डिश पर पड़ी। वो पुरानी सी डिश जो कई सालों से बिना हिले वहीं रखी थी, उस दिन कुछ अलग लग रही थी, एकदम चुपचाप, मगर जैसे कुछ छुपा हो उसमें। मैंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी फिर से खंखारने की आवाज आई और इस बार थोड़ी ज्यादा पास से। मैंने हिम्मत करके उस कोने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं डिश के पास पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डिश अब अपनी जगह से करीब 5 फीट दूर खिसक चुकी थी, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। मैं स्तब्ध रह गया। डर के मारे मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा और उसे देखता रहा। तभी वो डिश धीरे धीरे हवा में करीब 2 फीट ऊपर उठी और जमीन पर गिर गई। फिर वह खुद ब खुद हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं घबराकर नीचे भागा और तुरंत उस डिश के मालिक को कॉल किया, जो वहीं बगल की बिल्डिंग में रहते थे। जब वो आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई। शुरू में उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद देखा कि डिश हिल रही है, उनके भी होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में आसपास के कुछ लोग भी ऊपर आ गए। किसी ने कहा, यह जगह ठीक नहीं है, शायद कोई आत्मा है। किसी ने तो यह भी कहा कि इस डिश को यहां लाए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और तब से ही पास वाले घर में बच्चे नींद में चिल्लाने लगे हैं। हमने मिलकर उस डिश को रस्सियों से कसकर बांध दिया और तय किया कि सुबह होते ही इसे हटाकर फेंक देंगे। रात के करीब 1:45 पर मेरी नींद खुल गई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। ध्यान रहे, मेरा घर टॉप फ्लोर पर है, तो छत की हर आहट सीधी मेरे कमरे तक पहुंचती है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मैंने घर वालों को जगाया। सब डरे हुए थे, मगर हिम्मत करके हम छत की ओर बढ़े।
जैसे ही दरवाजा खोला, हमारी रूह कांप गई। छत पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो सामान्य इंसानी पैरों से बहुत ज्यादा बड़े और अजीब थे। उनके पंजे लंबे थे और उंगलियां जैसे सीधे नहीं बल्कि तिरछी थीं। और डिश, पूरा छत छान मारा, मगर वो डिश कहीं नहीं थी। सब सोच रहे थे कि किसी ने उसे फेंक दिया होगा, मगर छत से बाहर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था और ऊपर से वो भारी भी थी। उस रात हम सब बहुत डरे हुए थे और किसी तरह अपने अपने कमरों में लौट आए। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगने लगा था कि इस डिश में कुछ छुपा है, कुछ जो इंसानी नहीं है। सुबह होते ही हम सब फिर से छत पर पहुंचे और जो देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डिश वहीं थी, उसी जगह पर, जैसे कभी हिली ही नहीं थी, साफ सुथरी, जैसे किसी ने उसे पोंछ कर रखा हो। तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया, बेटा, ये वही डिश है जो पहले गली के कोने वाले मिश्रा जी के घर पर थी। उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो गए। किसी को आज तक नहीं पता कि वो कहां गए। ये सुनते ही सबने फैसला लिया, इस डिश को खत्म करना ही पड़ेगा। हमने उसे खोलना शुरू किया। तभी जैसे ही डिश का ढक्कन हटाया गया, उसके अंदर से काले रंग का एक गाढ़ा बदबूदार पदार्थ निकलने लगा। वो किसी तेल जैसा था, लेकिन उसकी बदबू जैसे सड़ी लाश की गंध। हमने डर के मारे डिश को एक खुली जगह पर ले जाकर आग लगा दी। जैसे ही आग ने डिश को पकड़ा, अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, एक औरत की चीख, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मत जलाओ। सब पीछे हट गए। आग की लपटों में कुछ पल के लिए एक चेहरा उभरा, जली हुई आंखें, खुले बाल और एक खामोश घूरती हुई नजर। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी तरह वो डिश पूरी जल गई। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, एक रात टीवी चालू हुआ अपने आप, और स्क्रीन पर जो चैनल खुला उसमें कोई सिग्नल नहीं था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट झिलमिलाती स्क्रीन। फिर आवाज आई, वही खंखारने वाली, और टीवी स्क्रीन पर छत की लाइव फीड आने लगी। लेकिन कोई कैमरा वहां था ही नहीं, उसमें वही डिश दिख रही थी। उस दिन के बाद हमने वो टीवी ही हटा दिया। छत पर ताला लगा दिया गया। पर कई बार देर रात 1:45 हमें अब भी वो आवाज सुनाई देती है, खंखारने की। और तब ऐसा लगता है कि वो डिश आज भी वही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, क्या हो अगर कोई इंसान सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुका हो, वापस आपको अपनी कोई अधूरी इच्छा बताने की कोशिश करे? क्या आप उससे डरेंगे या उसकी मदद करेंगे? ऐसी ही कुछ हमारी अगली कहानी है। सितंबर की एक घनी ठंडी रात थी। आसमान में बादलों की मोटी परत थी और हर कुछ मिनटों में बिजली चमकती थी, जैसे अंधेरे को चीरकर कोई प्राचीन चेतावनी दी जा रही हो। हवा में एक अजीब सन्नाटा था और उस सन्नाटे में पेड़ों की सरसराहट भी खामोश चीखों जैसी लग रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर पुराने तालाब के पास महेंद्र चाचा अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, अकेले। एक टिमटिमाती चिमनी और एक पुरानी खाट, यही उनका साथ था। आसपास ऊंची घास, बरसात की नमी और आम के 6-7 पुराने पेड़, सब कुछ मिलकर जैसे किसी और ही दुनिया का दृश्य रच रहे थे। तालाब पानी से भर चुका था और आसपास का इलाका कीचड़ में डूबा हुआ था, लेकिन महेंद्र चाचा को डर नहीं लगता था। वे खुद कहते थे, मैं खेत की मिट्टी से बना हूं, भूत क्या बिगाड़ेगा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब आधी रात को खेत में बंधी भैंसों ने अजीब तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई एक भैंस जोर से उछली, फिर दूसरी भी बेकाबू होने लगी। आवाजें इतनी तीव्र थीं कि मानो कोई अनदेखा खतरा आसपास मंडरा रहा हो। महेंद्र चाचा हड़बड़ाकर उठे और चिमनी को थोड़ा और तेल डालकर जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने देखा उनकी खाट पर कोई बैठा है, साफ साफ एक औरत। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसकी मौजूदगी एक बोझ की तरह हवा में महसूस हो रही थी।
अचानक तेज बिजली चमकी और उस चमक में उसका चेहरा कुछ पल के लिए दिखा। चेहरा उतना साफ नहीं था, पर उसमें कुछ पहचाना सा था। चाचा के हाथ पांव कांपने लगे। अंदर ही अंदर वे खुद को संभालते हुए बोले, कौन है तू? बोल, नहीं तो। चिमनी की लौ कांपने लगी, जैसे वो खुद डर गई हो। औरत बिना हिले बोले, क्या तू मुझसे नहीं डरता? उसकी आवाज में गूंज थी, मानो वह सिर्फ एक इंसान की आवाज नहीं, कई अधूरी कहानियों का बोझ हो। महेंद्र चाचा की आंखों में जैसे अतीत का दरवाजा खुल गया। वे धीरे धीरे बोले, तब तू तो ज्योति, मेरी दीदी? और अचानक सब कुछ साफ हो गया। वही आवाज, वही चेहरा। वह उनकी बड़ी बहन ज्योति थी, जो बरसों पहले इसी खेत में एक दुर्घटना में मारी गई थी। जब ज्योति 14 साल की थी, वह बच्चों के साथ खेत में खेल रही थी। आम के पेड़ों पर चढ़ना, डाली से झूलना, यही उनका खेल था। लेकिन एक दिन एक डाली टूटी और ज्योति जमीन पर आ गिरी। सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उस वक्त गांव वालों ने कहा, वो बच्ची थी, बस दफन कर दो। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई विदाई की आग नहीं लगी। और तभी से कुछ तो अधूरा रह गया था। चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उसकी आत्मा के पास गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुबह होते होते यह बात पूरे गांव में फैल गई और जब चाचा ने खेत के उसी कोने में पूजा करवाने की बात की तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन तभी हल्की नीली रोशनी में ज्योति की आत्मा प्रकट हुई। हाँ, मैं मर चुकी हूं, उसने कहा, लेकिन मैं आज भी इस गांव की बेटी हूं। मुझे सिर्फ विदा चाहिए थी, जिसे कभी नहीं मिली। अब मुझे मुक्त कर दो। महेंद्र चाचा ने खुद अग्नि संस्कार का प्रबंध किया। उस स्थान पर जहां ज्योति को कभी दफनाया गया था, वहां चिता सजाई गई। पूरे गांव के सामने वैदिक मंत्रों और आंसुओं के बीच अग्नि जल उठी। चिता की लपटों में जैसे बरसों की पीड़ा, अधूरी स्मृतियां और एक बच्ची की मासूम हंसी सब मिलकर आकाश की ओर उठने लगी। और उस रात खेत की हवा में पहली बार सुकून था। न भैंसों की चीखें, न आम की डालियां कांपी। बस एक नर्म सी हवा चली, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद भैया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कोटा। इस जगह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एलन की ग्रीन ड्रेस आती होगी, या आईआईटी या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मगर आज भी कुछ जगह ऐसी है कोटा की जिनके बारे में हमें आभास तक नहीं है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर में मौजूद एक बेहद पुरानी हवेली की है। एक ऐसी हवेली जो देखने में भले ही वीरान हो, लेकिन उसके हर पत्थर के पीछे किसी की चीखें दबी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं उस हवेली की दीवारें सांस लेती हैं। कहते हैं कि यह हवेली 1800 के दशक में एक क्रूर जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह ने बनवाई थी। ठाकुर ने अपनी हवेली में नीचे एक तहखाना बनवाया था, जहां वह गरीब मजदूरों को बंद करके जिंदा जला देता था अगर वे उसका आदेश नहीं मानते। एक दिन उसके सबसे वफादार नौकर अर्जुन ने उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो ठाकुर ने उसे तहखाने में बंद करके वहीं जला दिया। मरते समय अर्जुन की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। साल 2023। अजीत सिंह, एक एक्स आर्मी ऑफिसर, रहस्यमयी जगहों और पैरानॉर्मल घटनाओं का शौकीन। जब उसने कोटा की इस हवेली के बारे में पढ़ा तो उसका जुनून जाग उठा। स्थानीय लोगों से बहुत मना करने के बावजूद उसने तय किया कि वो इस हवेली में एक रात जरूर बिताएगा। रात करीब 8 बजे अजीत जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा था, लंबा सफेद कुर्ता पहने। उसने कहा, कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता हूं। तो जान लोगे, लेकिन शायद ये जान तुम्हारी ना बचे। आप कौन हैं? अजीत ने पूछा। मेरा नाम अर्जुन है।
मैं यहीं पास में रहता हूं। अजीत ने उसका धन्यवाद किया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही अजीत को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य चीज उसके चेहरे को छू रही हो। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में चेहरों की आंखें घूम रही थीं। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी के कदम पड़ रहे हों, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अजीत ने अपना बैग ड्राइंग रूम में रखा। उसने थोड़ी शराब निकाली और आराम से बैठ गया। तभी बल्ब बार बार जलने बुझने लगे। फिर सब लाइटें बंद। एक गहरी धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई जमीन के अंदर से बोल रहा हो, तू वापस चला जा। अजीत चौंका नहीं। उसने टॉर्च निकाली और हवेली के कमरों में घूमने लगा। रसोई में जाने पर वहां सब बर्तन ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही अजीत पलटा, सभी बर्तन अपने आप जमीन पर गिर गए। सीढ़ियों के पास उसे किसी की परछाई दिखी, लंबा झुका हुआ शरीर। लेकिन जब अजीत दौड़कर वहां गया तो कोई नहीं था। वो सोच में था, तभी टेबल हवा में उठा, फिर जोर से उसके सिर की ओर आया। वो बच गया, लेकिन अब उसका दिल भी डर से धड़कने लगा। रात करीब 1:45। एक आवाज आई, जैसे कोई लोहे के दरवाजे को घसीट रहा हो। अजीत नीचे तहखाने की ओर गया। वहां एक दरवाजा था, जंग लगा, लेकिन किसी ने हाल ही में उसे खोला हो ऐसा लगा। वो अंदर गया। दीवारों पर खून के निशान, काली राख और एक जले हुए इंसान की तस्वीर जैसी आकृति। वहीं उसे दिखी एक पुरानी डायरी। अर्जुन नाम लिखा था। उसमें लिखा था, ठाकुर ने मुझे जिंदा जलाया, लेकिन मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। जो भी इस हवेली में खुश होने की कोशिश करेगा, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। अचानक एक भारी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तेरा यहां आना ही तेरी मौत है। कौन हो तुम? अजीत बोला। मैं अर्जुन हूं, वो आत्मा जिसे जिंदा जलाया गया। अब ये हवेली मेरी है। अगर तेरी मौत से हवेली को मुक्ति मिले तो मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। तुझे लगता है मैं मुक्त होना चाहता हूं? मैं सिर्फ बदला चाहता हूं। भूत ने अजीत की ओर आग के गोले फेंके, लेकिन अजीत ने अपने पांच से एक चांदी की राख फेंकी, जो उसने एक तांत्रिक से ली थी। अर्जुन की आत्मा तड़पने लगी और चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ न्याय चाहता था। धीरे धीरे वो आत्मा जलकर राख हो गई। सुबह अजीत हवेली से बाहर आया। वही आदमी अर्जुन फिर बाहर खड़ा था। तुम जिंदा कैसे बचे? उसने पूछा। अजीत ने कहा, मैंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया, अब तुम्हारी आत्मा यहां की पहरेदार बनेगी। अचानक अजीत की आंखें सफेद हो गईं। कहानी के अंतिम दृश्य में अजीत हवेली के गेट पर खड़ा दिखाई देता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हवेली में आने की कोशिश करता है, अजीत वही संवाद दोहराता है, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आई एम श्योर आपको भी कभी ना कभी लाइफ में फोटोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ ही होगा। ऐसी कुछ हमारी अगली कहानी है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था, मगर उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसा कैद कर लिया जो कि उसकी समझ से बाहर था। क्या एक कैमरा भी किसी की मौत का कारण बन सकता है? यह बात मैं पहले कभी नहीं मानता था, लेकिन वो रात और वो तस्वीर सब बदल गई। ये उस समय की बात है जब मुझ पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। मैंने पापा से जबरदस्ती पैसे ले लिए और 45,000 रुपए का एक नया DSLR कैमरा खरीद लाया। उस वक्त मैं हर तरफ जो भी दिखता, इंसान, जानवर, पेड़, धूल, यहां तक कि रास्ते में पड़े पत्थर तक, सबकी तस्वीरें खींचता रहता था। मुझे लगने लगा था कि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। लेकिन मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन मेरे कैमरे में एक भूत कैद हो गया। शुरुआत में मुझे सब सामान्य लगा। जब मैं कैमरे में ली गई तस्वीरें देख रहा था तो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में 2 चमकती लाल आंखें नजर आईं। वो आंखें गुस्से से सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं, जैसे मुझे घूर रही हों। मैं डर गया।
तुरंत ही वो तस्वीर डिलीट कर दी और कैमरा अलमारी कबट में बंद कर दिया। लेकिन रात के लगभग 2 बजे अलमारी के अंदर से धीरे धीरे क्लिक क्लिक की आवाजें आने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए अलमारी खोली तो देखा कैमरा खुद ब खुद अपने कवर से बाहर निकल चुका था और मेरा रुख करते ही उसने फ्लैश के साथ मेरी तस्वीर खींच ली। क्लिक। मैं डर के मारे कमरे से भाग गया और सबको जगा दिया। पापा मेरे कमरे में आए, कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी फोटो नहीं थी। उन्होंने कहा, यह सब तेरा भ्रम है, अगर कैमरा नहीं पसंद तो बेच दे, ये बचपना मत कर। अगले दिन दोपहर मैं नदी किनारे बैठा हुआ फिर से फोटोग्राफी कर रहा था। फोटो लेने के बाद जैसे ही प्रीव्यू देखा, वही भयानक तस्वीर फिर से वापस आ गई थी, जिसे मैंने डिलीट कर दिया था। अब की बार तस्वीर और भी डरावनी थी। मेरे पीछे लाल आंखों वाला कोई साया खड़ा था। इस बार मैंने उस फोटो को डिलीट नहीं किया, बल्कि बाकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। कैमरा लेकर सीधा पापा के पास गया, लेकिन जैसे ही उन्हें कैमरा दिखाया, मेमोरी कार्ड पूरी तरह खाली था। रात को फिर से वो डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। अलमारी में बंद कैमरे से खुद ब खुद क्लिक क्लिक की आवाजें आने लगी। मैं नास्तिक था, कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब कुछ तो ऐसा था जिसे मैं नकार नहीं सकता था। सुबह हिम्मत करके मैंने कैमरा खोला। इस बार उसमें कोई भूत की फोटो नहीं थी, लेकिन एक काली फ्रेम वाली तस्वीर थी जिसमें लिखा था, मुझे कैद करने की सजा, अब तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था ये फोटो अगर मैं किसी को दिखाने जाऊंगा तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। मैंने वो 45,000 रुपए वाला कैमरा 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे आज तक नहीं पता कि वो आत्मा कब और कैसे उस कैमरे में कैद हुई, लेकिन शायद उसे लगा हो कि मैंने जानबूझकर उसे कैद किया है। अब मुझे कैमरों से डर लगने लगा है। क्या वो प्रेत फिर लौटेगा? क्या वो मेरी जान लेगा? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। भारत में काला जादू सिर्फ किस्सों में होता है, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन क्या होगा जब एक आम इंसान को, एक बेकसूर पिता को पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मानते हैं कि वो जादूगर है। हमारी अगली कहानी उस अंधविश्वास की है जहां इंसानियत की बलि चढ़ती है और पीछे छूट जाते हैं सिर्फ राख और सवाल। क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि किसी ने कह दिया कि वो जादूगर है? क्या सच में जादू में इतनी ताकत होती है कि किसी का हाथ काटकर उसे जिंदा जला दिया जाए? ये कहानी है ब्रिजलाल चोपड़ा की, कैसे सीधे साधे इंसान की जिसे अंधविश्वास की आग ने निगल लिया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में ब्रिजलाल अपनी पत्नी सुषमा और 10 साल के बेटे रवि के साथ रहता था। रवि महीनों से बीमार था, न बुखार जाता न कमजोरी। हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सुषमा दिन रात भगवान से रो रो कर दुआ करती थी, लेकिन जैसे कोई छाया थी जो रवि को ठीक नहीं होने दे रही थी। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हारे बेटे पर किसी ने करनी कर दी है, काला साया है। ब्रिजलाल ने पहले हंसकर टाल दिया, लेकिन जब बेटे की हालत और बिगड़ने लगी तो उसने हार मान ली। उसी औरत ने बताया, जंगल के उस पार एक कबीला है, वो तंत्र मंत्र से हर बीमारी ठीक कर देते हैं, लेकिन रात को ही जाना होता है। अगली रात ब्रिजलाल अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। पेड़ एक दूसरे से लिपटे लग रहे थे, जैसे कुछ छिपा रहे हों। हवा में राख की गंध थी और कभी कभी कोई अस्पष्ट मंत्रोच्चार सुनाई देता था। अंततः वे पहुंचे। एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर आग की मशालें जल रही थीं। बीच में बैठे थे कुछ लोग, शरीर पर राख, आंखों में सुरमा और मुंह से अजीब सी ध्वनियां निकल रही थीं।
वहीं एक महिला बैठी थी, पार्वती। उसके गले में जानवरों की हड्डियों की माला थी और आंखों में कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगा। जैसे ही बृजलाल आगे बढ़ा, पूरा कबीला खड़ा हो गया। यही है, यही वो जादूगर है, किसी ने चिल्लाया। बृजलाल चौंक गया। क्या बकवास है, मैं तो अपने बेटे के इलाज के लिए आया हूं। लेकिन उसकी आवाज डमरू, मंत्र और अट्टहास के बीच कहीं खो गई। पार्वती धीरे धीरे उठी और आग की ओर देखते हुए बोली, इस आदमी के हाथों में शक्ति है, ये कोई साधारण इंसान नहीं। अगर ये बच गया तो एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बृजलाल चिल्लाया, मैं किसान हूं, बस एक बाप हूं, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक कबीले के दो लोगों ने बृजलाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और एक भारी काले रंग की कुल्हाड़ी उठा ली गई। एक चीख जो जंगल के हर कोने में गूंज गई। बृजलाल के हाथ काट दिए गए। उसका बेटा और पत्नी तड़पते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर कोई नहीं रुका। पार्वती ने अंतिम आदेश दिया, शक्ति तो चली गई, लेकिन अब इसका अस्तित्व भी मिटाना होगा। इसकी आत्मा को भी भस्म करो। कबीले के लोगों ने लकड़ियों का ढेर लगाया। बृजलाल, जो अब खून से लथपथ था, उसे उसी ढेर पर रखा गया और अग्नि दे दी गई। बृजलाल की चीखें अब केवल हवाओं में थीं। उसकी पत्नी और बेटा बस चीखते रह गए। सुबह तक सिर्फ राख बची थी। कबीले वालों ने कहा, जाओ, लेकिन अगर किसी को कुछ बताया तो अगली आग तुम्हारे लिए होगी। सुषमा बेटे को लेकर गांव आई, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा गुस्सा था। वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसकी शिकायत पर पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था। पर जब उसने पति के कटे हुए हाथों की तस्वीरें और जंगल की लोकेशन बताई, पुलिस की नींद टूटी। पुलिस की टीम ने पूरे जंगल को घेर लिया। पार्वती और उसके तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया। जब वे पकड़े गए, तब भी पार्वती सिर्फ मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, जो हुआ वही सही था। अदालत में केस चला। गवाह वही पत्नी थी जो अब डरती नहीं थी। सूत्रों के अनुसार अदालत उन्हें मृत्युदंड सुनाने वाली है। लेकिन सवाल आज भी जल रहे हैं, क्या बृजलाल जादूगर था? नहीं, वो तो एक बाप था जो अपने बीमार बेटे को बचाना चाहता था। फिर किसने मारा उसे? हमारा अंधविश्वास? क्या पार्वती दोषी थी, या हम सब जो अब भी ऐसे भ्रमों को सच मानते हैं? भारत आज मंगल पर पहुंच रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, कुछ गांवों में आज भी किसी का बीमार पड़ना किसी के जादूगर कहे जाने की वजह बन सकता है। यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो राख शायद अब भी जंगल की हवा में तैर रही है। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आपको हमारी कश्मीर हॉरर स्टोरीज की सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।